कि ये कार्यकाल मोदी जी का काफी सफल रहा। भारत जब चाहे पाकिस्तान की किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद कर सकता है। मोदी जी का कार्यकाल हर मायने में हिंदुस्तान की आम जनता, गरीब जनता और गरीब गुरबों के लिए यह सरकार 11 वर्षों से काम करती रही। 11 वर्षों में 44 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। ये नरेंद्र मोदी जी का जो है भारत है कि आज पाकिस्तान एक कोई घटना को अंजाम देने के बाद उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि पटना साहिब की ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी सिखों के लिए आरक्षित कर दे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ने आज एनडीए सरकार के बीते 11 वर्षों के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दौरान देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं भाजपा नेता सरदार हरजीत सिंह ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के कायाकल्प का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह शासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त रहा है और इसी कारण आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं सरदार हरजीत सिंह ने विशेष रूप से बिहार विधानसभा अध्यक्ष एवं पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव की सराहना करते हुए कहा कि उनके रिटायरमेंट के बाद पटना साहिब सीट को अब सिख समुदाय के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और भाजपा की सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके 11 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश और दुनिया के लोग ये जानते हैं कि ये कार्यकाल मोदी जी का काफी सफल रहा और जितनी भी समस्या हमारे देश की थी उसे उन्होंने जड़ मूल से समाप्त करने का इन 11 वर्षों में प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। और जिस तरह से उन्होंने एक देश एक राष्ट्र को एक करने का काम किया और दुनिया को दिखाने का काम किया कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है, अब शक्तिशाली भारत है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी उन्होंने मात्र 3 दिन में दुनिया को यह दिखाने का काम किया कि भारत जब चाहे पाकिस्तान की किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाने का काम किया था, उतना ही देश और दुनिया के लोग इतने में समझ गए कि ये भारत की आज स्थिति क्या है। और जहां तक उनके कार्यकाल का सवाल है, तो मोदी जी का कार्यकाल हर मायने में हिंदुस्तान की आम जनता, गरीब जनता और गरीब गुरबों के लिए यह सरकार 11 वर्षों से काम करती रही। और शुरू से जब से इन्होंने जनधन खाते के माध्यम से सबसे पहली योजना की जब शुरुआत की थी, उस समय भी काफी लोग इससे मजाक उड़ाया करते थे कि लोगों के पास पैसे नहीं है और ये लोगों के खाते खुलवा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक दूरगामी, उनका जो है फ्यूचरिस्टिक नेता थे और उनका जो प्लानिंग था उसकी पहली सीढ़ी थी लोगों के खाते खुलवाने। क्योंकि देश की आजादी के बाद भी लगभग 60 करोड़ लोग इस देश में ऐसे थे जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। और नरेंद्र मोदी जी का पहला प्लान ये था कि जब हम लोगों को लाभ पहुंचाना चाहेंगे तो किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में जाए। तो इसके लिए उनके बैंक खाते होने बहुत जरूरी है। पहले गरीबों को बैंक के दरवाजे तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने जीरो बैलेंस पे पहले ऐसे गरीब लोगों के खाते खुलवाए जिनको वो लाभ पहुंचाना चाहते थे। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम थी गरीबों के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनको बेनिफिट ट्रांसफर किया गया और वे काफी हद तक सफल रहे। इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो पाया। और देखिए, विपक्ष का तो काम ही है, लेकिन आम लोगों को इसका फायदा नजर आ रहा है। और लगभग 11 वर्षों में 44 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। जो लाभार्थी थे उनको किसी को 1 रुपया भी बिचौलियों को कमीशन नहीं देना पड़ा। अगर राजीव गांधी जी की सरकार होती, जो उन्होंने खुद स्वीकारा था एक जमाने में, राजीव गांधी ने, कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों को 15 पैसा मिलता है, तो उस हिसाब से ये 44 लाख करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किए गए उसमें मात्र 6.5 लाख करोड़ रुपया गरीबों को मिल पाता। तो ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सफलता हमारे देश की है, इस सरकार की है, कि बिना किसी बिचौलियों को हाथ में 1 रुपया भी लगे और सारे के सारे पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
इसी वजह से लाभार्थी आज काफी खुश है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो और चाहे जनधन खाते के माध्यम से उनको जब ट्रांसफर किया गया तो उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे शौचालय निर्माण की राशि हो या अन्य जितने भी खाद्यान्न योजना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्वास्थ्य का जो 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा था, उनका भी लाभ डायरेक्ट जो है उनको मिलता है। इसमें बिचौलियों का कोई रोल उन्होंने रहने नहीं दिया। इसलिए भ्रष्टाचार पूरी तरह से इसे 11 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चला। और जहां तक इस देश में शक्ति का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिनों के अंदर ऑपरेशन करके पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को ये दिखाने का काम किया कि अब ये भारत नरेंद्र मोदी का भारत शक्तिशाली भारत है। कांग्रेस हमेशा से सवाल खड़ा कर रही है कि सिंदूर जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। ये जो है जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, तो ये 26 लोगों की जो पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, अब तक उनका बदला पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आतंकवादी घटना, आतंक की घटना जो भारत में है, आज से नहीं हो रही थी। कितने वर्षों से जो भारत की धरती को लहूलुहान करने का काम कर रहे थे, मेरठ से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और पंजाब से लेकर बिहार तक हर जगह बम विस्फोट हुआ करते थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की 2014 की पहली रैली में गांधी मैदान में कितने बम विस्फोट हुए थे। तो देश में जहां चाहते थे वो बम विस्फोट के माध्यम से देश को लहूलुहान करने का काम करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का जो है भारत है कि आज पाकिस्तान एक कोई घटना को अंजाम देने के बाद उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का भारत है और पाकिस्तान तो डर के साए में जीने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है। और सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रद्द करके पाकिस्तान को ये सबक सिखाने का काम किया है कि तुम मेरा पानी पीकर मुझे ही जो है आंख दिखाओगे। तो ये जो है भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का साथ है। एक साथ पानी और खून। हाँ, तो उन्होंने जो नारा दिया कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, तो ये उसकी एक परिणति है। लेकिन एनडीए में देखा जा रहा है, सवाल है कि एनडीए में काफी टूट नजर आ रही है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद पर लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी देखा जा रहा है कि अलग अलग रैली करने जा रहे हैं दोनों लोग। देखिए, सभी स्वतंत्र पार्टियां हैं और सभी की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ा जाए, लेकिन एक हमारा गठबंधन काफी मजबूत है। चुनाव आते आते इसको पूरी तरह से जो है सुलझा लिया जाएगा और कौन पार्टियां कितनी सीट पर लड़ेगी, ये हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, जो राष्ट्रीय, हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा जो भी मामला तय होता है वो दिल्ली में, तो वो इसको देखेंगे और हर पार्टी को अपने स्तर से तैयारी करने की जो है आवश्यकता है। और हर पार्टी स्वतंत्र है और स्वतंत्र भी ज्यादा हमारे साथ गठबंधन है, तो गठबंधन एक जो है कार्य योजना के तहत है। लेकिन उम्मीद है कि एनडीए काफी मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ेगी और बिहार की अब जो बची कुची समस्या है, एनडीए की सरकार ने 20 वर्षों में जो है बहुत सारी समस्याओं का निदान किया है, लेकिन आज भी जो समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं बिहार में, अभी भी बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो बेघर हैं। और प्रधानमंत्री आवास के तहत और मुख्यमंत्री आवास योजना भी बिहार में चलानी होगी, ताकि लोगों को कम से कम एक रूम की भी व्यवस्था हो ऐसे परिवार को जो पूरी तरह से बेघर है। और बिहार में अभी भी 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए सरकार को योजना बनानी पड़ेगी। विकास की गति तो हमारी काफी रफ्तार तेज है, लेकिन जो 1.5 करोड़ की संख्या युवाओं की है बेरोजगारों की, उसे कैसे पाटना है, ये सरकार का अगला कदम यही होना चाहिए। और पटना शहर की जहां तक सवाल है, पटना शहर में भी लगभग 5 से 7 लाख युवा बेरोजगारों की संख्या है जो पढ़े लिखे बेरोजगार है। तो इस पे भी अब सरकार को आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि बेरोजगारी हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। उद्योगीकरण जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा उद्योगीकरण हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है, तो विदेशी देशी कंपनियां कैसे बिहार में आए और लोगों को रोजगार दे अपने उद्योग के माध्यम से, ये सरकार की अगली योजना होनी चाहिए। क्योंकि बिहार की सारी समस्याओं का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी आज हम बहुत अच्छी स्थिति में है। जो पहले की तुलना का अगर अध्ययन करें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में है। अब संगठित अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इक्का दुक्का जो घटना होती है उस पर सरकार तुरंत त्वरित कार्रवाई भी करती है। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना भ्रष्टाचार उनके पास मुद्दा बचा बिहार में। जो पहले की सरकारें रोड बनाने की जगह अलकतरा ही घोटाला कर देती थी। आपने देखा है पीछे की सरकार में पशुओं के लिए चारा ले जाने में चारे का घोटाला हो जाया करता था। तो उन सब सरकारों से ये डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है,
ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है। इसलिए कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है। और बिहार तो भाई समस्याओं की जननी वाला प्रदेश रहा है। वहां परत दर परत समस्याओं का निदान करने में जो एनडीए सरकार सफल रही है, इसका क्रेडिट तो इस एनडीए सरकार को देना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि पटना साहिब विधानसभा के बारे में, तो पटना साहिब विधानसभा जो हमारी एक अपराजय ये सीट रही है। नंदकिशोर यादव जी पिछले 25 वर्षों से यहाँ के विधायक है और आगे भी उम्मीद है कि वो पूरी बहुमत के साथ पटना साहिब में जो है अपनी विधायकी बचाने में सफल होंगे। और जब तक उनका स्वास्थ्य है और जब तक वो जो है सक्रिय रूप से राजनीति में है, हम पटना निवासी हम यही चाहते हैं कि नंदकिशोर यादव पटना साहिब के विधायक बने रहे। और उसके बाद जब अगर नंदकिशोर जी जब कार्यकाल अपना खत्म कर ले और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मान लिया कि वो अब राजनीति से संन्यास लेने की कगार पर हो, तब मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि पटना साहिब की ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी सिखों के लिए आरक्षित कर दे ये सीट, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज की ऐतिहासिक धरती है, जन्मस्थली है गुरु गोविंद सिंह महाराज की, और देश दुनिया में इसकी पहचान गुरु गोविंद सिंह महाराज की धर्मस्थली के रूप में है। तो इसलिए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि पटना साहिब सीट आफ्टर नंदकिशोर यादव जो है इनको सिखों के लिए रिजर्व कर दे, भाजपा अपने कोटे से। यही हम लोग की मांग है मुख्य रूप से। हरजीत सिंह अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी।